लिखिए, आधिक्य अर्थात लाभ हानि विवरण का शेष, आधिक्य अर्थात लाभ हानि विवरण का शेष, ब्रैकेट में लिखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस की गणना। आधिक्य अर्थात लाभ हानि विवरण का शेष, सरप्लस i.e. बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, आपकी बैलेंस शीट में पहला हेड है रिजर्व एंड सरप्लस का। किसका? रिजर्व एंड सरप्लस का, सॉरी, पहला हेड है किसका? शेयर कैपिटल का, और दूसरा हेड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस का। तो जब रिजर्व एंड सरप्लस आप निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, उसका पूरा ब्यौरा है, पूरा फॉर्मेट है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे हम। कंप्यूटेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर या प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। जो पिछले वर्ष का लाभ होगा उसको पहले आप जोड़ देंगे। किस वर्ष का? पिछले वर्ष का। फिर इसमें हम प्लस करेंगे प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। अब सवाल यह है कि करंट ईयर के प्रॉफिट से क्या मतलब है? किसे कहेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट। जो आपका वो है क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है उसमें क्या बताया गया है? पहले होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर दोनों जोड़ने के बाद क्या आता है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम टोटल इनकम ना। फिर क्या करते हैं? एक्सपेंसेस, कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर क्या होता है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंट्री, फिर क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कास्ट, फिर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर क्या होता है? अदर एक्सपेंसेस। ये सब करने के बाद जो आपका लाभ आता है उसमें से लेस करते हैं एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, टैक्स एक्सपेंसेस और जो भी है। लास्ट में जो लाभ आता है वही लाभ क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर होता है। समझ गए? फिर हम इसमें क्या ऐड करते हैं? लिखिए ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिजर्व, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। और क्या ऐड होता है? एडजस्टमेंट ऑफ 2 years, एडजस्टमेंट ऑफ 2 years प्रोविजन। ये आपका ऐड हो जाता है। अभी समझाएंगे आपको बाद में इसको अच्छे से, पहले आप नोट कर लीजिए फिर समझाते हैं आपको। अब इसमें से क्या क्या लेस होगा? क्या क्या लेस होगा लिखिएगा। पहला है आपका लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर, लॉस ऑफ करंट ईयर,
अगला आपका है ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर अगला आपका है इंटरिम डिविडेंड। फिर आपका है प्रपोज्ड डिविडेंड। फिर आपका है फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। और इसके बाद आपका है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं DDT, एट द रेट ऑफ 20%। ये सब क्या होगा, ये सब जोड़ के हम घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा सरप्लस हो जाएगा, वही हमारा सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ 2 ईयर प्रोविजन, ये सब ऐड हो जाएंगे। लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर, लॉस ऑफ करंट ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और DDT है तो इसे घटा दिया जाएगा, तब क्या आ जाएगा, सरप्लस। लिख लीजिए आप सब, तो समझाएं फिर आपको इसको। चलिए सुनिए, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सबके मन में एक बात आ रही होगी कि यहां पर दो चीजें हैं, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, और यहां पर क्या दिया गया है, लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर और लॉस ऑफ करंट ईयर। क्या दोनों एक साथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकता? या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जान लीजिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें अगर प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर दिया गया है तो लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं दिया रहेगा, पहली चीज। अगर प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर दिया गया है तो लॉस ऑफ करंट ईयर नहीं दिया रहेगा। अर्थात अगर प्रॉफिट दिया गया है तो लॉस नहीं दिया रहेगा, और अगर लॉस दिया गया है तो प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा। दोनों में कोई एक रहेगा। अर्थात प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, लॉस रहेगा तो घटा दीजिएगा। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी चीज है क्या, ये ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिजर्व, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, इसको हम जोड़ क्यों रहे हैं? इसको हम जोड़ कह रहे हैं, सवाल ये है। तो जोड़ क्यों रहे हैं, आइए देखिए। इसको समझाने के लिए आपको हम यहां ले चलते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये प्रॉफिट है, ये क्या है, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया आपका रिजर्व। दो डिब्बे बना लीजिए आप ऐसे, दो डिब्बे बना लीजिए। ये प्रॉफिट है और रिजर्व है। जो हमारा सरप्लस होता है ये लाभ ही होता है, लाभ। लाभ में जो बचा, सब कुछ लेने देने के बाद जो बचा वही क्या होता है, सरप्लस होता है। जब हम सरप्लस निकाल रहे हैं तो हमको ये जानना है कि हमारे पास कितना बचा है, तो कितना दिए, कहाँ से मिला, तो जो जो मिला उसको हम जोड़ दिए, जो जो दिए वो सब घटा दिए, तो जो बचा वही हमारा क्या हुआ, सरप्लस हुआ। और जो सरप्लस होता है उसे हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, रिजर्व एंड सरप्लस में, इस शेड में दिखाते हैं। उसी को हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमको जानना यह है कि क्यों जोड़ रहे हैं और ये क्यों घटा रहे हैं, तब जो बच रहा है उसको हम सरप्लस कहाँ बोलेंगे। आपकी बैलेंस शीट में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जिसको रिजर्व एंड सरप्लस निकालना नहीं आएगा उसको फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट नहीं आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जहां तुमको रिजर्व एंड सरप्लस ना निकालना पड़े, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो कंपनियां क्या करेंगी, रिजर्व में ट्रांसफर करेंगी। तो तुमको देखना यह है कितना हमारे पास बचा हुआ है, सरप्लस अधिक, उसी को आपको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, आइए।
प्रॉफिट आप प्रीवियस ईयर प्रश्न में रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। प्रॉफिट आप करंट ईयर एक ऐसे आएगा, आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना करके उसको निकाल लीजिएगा। क्या स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उससे आपको मिल जाएगा प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, इसको हम जोड़ क्यों रहे हैं? यहां एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है फ्रॉम, मतलब संचय से हस्तांतरण हुआ है। तो चलिए अब बताइए आप, अगर आप प्रॉफिट से रिजर्व वाले बॉक्स में 100 रुपया डालेंगे, यहां से प्रॉफिट आपके पास 1000 है, इसमें से 100 रुपया आप कहां ले गए? रिजर्व में ले गए। तो आपका प्रॉफिट बताइए 100 से बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, यानी कितना बचेगा? 900। चलिए आपके पास रिजर्व 800 था, कितना था रिजर्व? 800 रिजर्व था। आप जो है रिजर्व में से 200 रुपया प्रॉफिट में ले आ रहे हैं, तब आपका प्रॉफिट कितना था? 1000। 200 यहां से आया तो क्या हुआ? बढ़ा घटा? बढ़ा ना। अब सवाल ये है, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, क्या ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व है, संचय से ट्रांसफर हुआ है। तो आप बताइए लाभ बढ़ा कि घटा? प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इस कारण से ये जोड़ दिया जा रहा है। अब इसी के रास्ते आप दोनों समझ लीजिए। अगर किसी रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, रिजर्व में, जैसा कि हम जानते हैं कि रिजर्व बनता कहां से है? लाभ में से बनता है, प्रॉफिट से बनता है। अगर आप प्रॉफिट वाले डिब्बे से लाभ वाले डिब्बे से रिजर्व में ले जाएंगे तो रिजर्व बढ़ेगा ना, लाभ क्या होगा? कम हो जाएगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या हुआ? घट जाएगा। लेकिन जब रिजर्व में से आप कहां लाओगे? संचय में से आप कहां लाओगे? प्रॉफिट में लाओगे, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए यहां पर ये ऐड कर दिया जाता है। बात समझ में आई? अगर आपके प्रश्न में क्या दिए रहेंगे? रिजर्व, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व मतलब संचय से ट्रांसफर हुआ है, तो आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसलिए इसको हम जोड़ दिए। अब क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट ऑफ 2 ईयर प्रोविजन, ये कैसे समझ लीजिए, इसको समझाते हैं आपको। जैसे दिए हैं आपके प्रश्न में, प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, कितना? 40,000। और आपके प्रश्न में दिया गया है टैक्स पेड 30,000, कितना? 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्सन कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्सन 40,000 है, और आप टैक्स पेड कितना किए? 30,000। तो ये बताइए प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन वह होता है जो किसी पर्पज के लिए लाभ में से बचाकर रखते हैं, वो प्रोविजन है। तो ये जो प्रोविजन आप बनाए थे टैक्स के लिए कि हमको 40,000 रुपया टैक्स भरना है, उसके लिए आप लाभ में से प्रोविजन कर लिए। अब तुमको देना कितना था? 40,000 आपको देना था, कितना? 40,000। लेकिन तुमने टैक्स कितना दिया? 30,000 का टैक्स दिया आपने। तो ये बताइए, मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम को कर रहे हैं, घर पर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं आपने सोचा है कि उस प्रोग्राम में लगभग 50,000 लग जाएंगे, कितना? 50,000। तो आप अपनी इनकम से 50,000 उस प्रोग्राम के लिए व्यवस्थित कर लिए। लेकिन सब कुछ होने के बाद तुम्हारी जेब में 10,000 बच गए, यानी 40,000 में ही प्रोग्राम तुम्हारा संपन्न हो गया। तो आप क्या कहेंगे? 10,000 का फायदा हो गया ना, हम 10,000 सेविंग कर लिए ना। पक्का वही चीज़ यहाँ है। 40,000 प्रोविजन किया गया था, कितना हजार? 40,000। लेकिन आपने पेमेंट कितना किया? आपने पेमेंट 30,000 का किया। तो ये बताइए कि बचा कितना? 10,000। ये जो बचेगा ये आप यहां पर दिखा देंगे आप, क्योंकि वो क्या है? मेरा फायदा है, मेरा प्रॉफिट है, बचा है। फिर सुन लीजिए, यही लिखा गया है 2 ईयर प्रॉफिट, 2 ईयर प्रोविजन का मतलब हुआ कि आपने जो प्रावधान किया था 40,000 टैक्स का, और आपने टैक्स कितना पेड किया? 30,000 का। तो फायदा कितना हुआ आपका?
10,000 का आपका फायदा हुआ। ये जो फायदा हुआ 10,000 का, ये तुम्हारा प्रॉफिट, इससे तुम्हारा बढ़ा, सरप्लस तुम्हारा बढ़ा तो मैंने क्या किया, जोड़ दिया। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, पिछले वर्ष का लाभ आपका 40,000 था, मान लीजिए पिछले वर्ष का लाभ 40 था। करंट ईयर प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख का लाभ आया। ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व मान लीजिए 10,000 का है। एडजस्टमेंट ऑफ 2 ईयर प्रोविजन मान लीजिए कितना आया, 10,000। सब जोड़ने में कितना आया आपका, 1,60,000। यानी तुमको इतना फायदा हुआ सब मिला करके, हर जगह से जहां से पैसा आया। पिछले साल का लाभ इतना बचा था 40,000 का, इस साल का लाभ कितना आया, 1 लाख का आया। और ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व कितना आया है, 10,000 रिजर्व से आ गया तुम्हारे पास। और एडजस्टमेंट ऑफ 2 ईयर प्रोविजन, 2 साल का प्रावधान आप देखे कि मैंने कितना किया था, टैक्स के लिए 40,000 का प्रावधान किया था, लेकिन देना कितना पड़ा, 30,000। तो कितना फायदा हुआ, 10 का जो फायदा हुआ उसको मैंने अपने रिजर्व में जोड़ दिया। अब हमको मालूम पड़ा क्या, कि मेरे पास 1,60,000 का लाभ है। कितने का, 1,60,000। अब चलो, क्या कंपनी जितना पाएगी रख लेगी क्या, नहीं, उसको उसमें से खर्च भी करना है, देना भी है। कहां कहां देती है लाभ में से, आइए चेक करते हैं। लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर, लॉस ऑफ करंट ईयर। अगर लॉस दिया गया है तो हटा दीजिएगा, नुकसान दिया गया है हटा दीजिएगा। तो बहरहाल हमारे क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल लेके चला हूं उसमें प्रॉफिट माने हैं। जब प्रॉफिट माने हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, या तो यही रहेगा या तो यही रहेगा। जब दोनों लाभ मान लिए हैं तो दोनों हानियों कोई मतलब नहीं है। अगर हम प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर मानते, लॉस ऑफ करंट ईयर होता, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो यहां जोड़ लेते, लेकिन जो लॉस ऑफ करंट ईयर होता वो यहां पर घट जाता। बात समझ में आ रही है ना। आइए अब क्या होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या फ्रॉम नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व, संचय में ट्रांसफर हो रहा है। संचय तो अभी आपको बताए थे ना हम, ये, हाँ, ये जो आपका डिब्बा है ये हो गया आपका प्रॉफिट का, और ये किसका हो गया, रिजर्व का। आप प्रॉफिट में से कहां ले जा रहे हैं, रिजर्व में, तो आपका लाभ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वजह से इसको हटा दिया जाएगा। मान लेते हैं आपका 5,000 है, कितना, 5,000। अब सवाल है क्या, इंटरिम डिविडेंड। तो पहले जान लीजिए, आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे बीकॉम हो, चाहे आगे भी चल करके आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि अंतरिम लाभांश यानी इंटरिम डिविडेंड किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि अंतरिम लाभांश क्या है, क्या बताएंगे इसके बारे में आप। तो सुन लीजिए, कभी कभी होता है, किस बारे में अर्थ लिखिएगा। अंतरिम लाभांश से तात्पर्य ऐसे लाभांश से है, सुन लीजिए याद रहेगा, कभी कभी कंपनियों को लगता है, किसको, कभी कभी कंपनियों को लगता है कि उसको ज्यादा लाभ होगा, जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो कंपनी के मालिक या संचालक बीच में ही, वर्ष के मध्य में ही यह निर्णय लेते हैं कि अंशधारियों को लाभांश बांट दिया जाए, बीच में ही। कब, जब उनको लगता है कि प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तब करते क्या है, तो वर्ष के मध्य में ही ये निर्णय लेते हैं कि हम अंशधारियों को लाभांश बांट दें। तो ऐसे लाभांश को क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, अंतरिम लाभांश कहते हैं। अब बताइए आप जरा, जब लाभांश बांटोगे, डिविडेंड पे करोगे, प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा, कम होगा, इसलिए इसको हम घटा देंगे। मान लेते हैं 10,000, इतने का इंटरिम डिविडेंड दे दिया गया। अब आगे बढ़िए, प्रपोज डिविडेंड, ये प्रस्तावित लाभांश क्या होता है जरा बताइए। प्रस्तावित लाभांश से तात्पर्य ऐसे लाभांश से है जो कंपनी के संचालकों द्वारा, किसके द्वारा, कंपनी के संचालकों द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाता है। एक सभा बुलाई जाती है, उसमें एक प्रस्ताव पास होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, इन दोनों शेयर होल्डर्स को कितना लाभांश देना चाहिए, कितना लाभांश देना चाहिए। जो उस सभा में लाभांश पास होता है, अभी दिया नहीं होता है, जान लीजिएगा,
प्रोपोज डिविडेंड वो डिविडेंड है जो अभी भुगतान नहीं किया, केवल पास हुआ है कि 5 लाख देना है कि 4 लाख देना है कि 10 लाख देना है कि 2 लाख देना है। जो संचालक सभा में क्या होता है, पास हो जाता है, उस लाभांश को क्या बोलते हैं, उस लाभांश को प्रपोज डिविडेंड कहते हैं। प्रस्तावित लाभांश यानी प्रस्तावित है, अभी इसका पेमेंट नहीं किया गया है, तो ये भी देना पड़ेगा ना। कहाँ से देंगे आप, लाभ में से देंगे, इसलिए उसको क्या करेंगे हम, मान लीजिए 20,000, इसलिए ये भी क्या होगा, इसलिए ये भी आपका लेस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अब आगे आपका दिए हैं फाइनल डिविडेंड क्या है, अंतिम लाभांश क्या है, फाइनल डिविडेंड। तो सुनिए नाम क्या है इसका, अंतिम लाभांश। कैसे बताएंगे इसको आप कि अंतिम लाभांश क्या है। सुनिए, वर्ष के अंत में, क्या वर्ष के अंत में जो लाभांश प्रस्तावित रहता है, क्या रहता है, प्रस्तावित। प्रस्तावित लाभांश पर जब शेयर होल्डर्स यानी अंशधारी अपना अनुमोदन देते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं कि हाँ ठीक है, आप लोग जो लाभांश देने के लिए प्रस्तावित किए हैं वो हमको मंजूर है। भाई आप लोग शेयर होल्डर हैं मान लीजिए, और हम आपसे कहें कि आपको 40,000 दिया जाएगा। अब आप कह रहे हैं नहीं, हमको 40,000 नहीं चाहिए, हम 50 लेंगे, हम 60 लेंगे, हम 70 लेंगे, हम ध्यान दीजिएगा। तो जब आप सहमति नहीं दोगे तो अब लाभांश नहीं बांट सकता है कंपनी, याद रखिएगा। या जबरदस्ती करे, भाई शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं ना। डायरेक्टर लोग क्या किए, डायरेक्टर लोग क्या किए, आपका लाभांश फिक्स कर दिए, कितना देना है लाभांश, सब हम पास कर दिए। अब उसमें अंशधारियों की सहमति जरूरी होती है। जब वो लोग अपनी अनुमति देते हैं कि हाँ ठीक है हमको मंजूर है ये लाभांश, तो उस लाभांश को हम क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड कहते हैं, अंतिम लाभांश कहते हैं। किस लाभांश को, प्रपोज डिविडेंड पर जब शेयर होल्डर्स की सहमति क्या होती है, सहमति मिलती है कि हमको मंजूर है, हमें इतना लाभांश चाहिए, ठीक है, वो अपनी सहमति दे देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। मान लेते हैं, चलो 2,000 इसको मान लेते हैं। अब क्या आया, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में नियम आ गया है कि अब जो अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, कितना, अंशधारियों को, ध्यान देना, जो कंपनी शेयर होल्डर्स को लाभांश पे करती है, डिविडेंड पे करती है, उस लाभांश पर टैक्स कितना लगता है, 20%। उसे बोलते क्या है, लाभांश वितरण कर। इसके लिए एक रेट फिक्स है, कितना, 20%। अगर प्रश्न में कोई रेट नहीं दी गई है, कितना लगाएंगे आप, 20%। अब किसका लगता है ये 20% जो लगता है, किसका लगता है, ये 20% लाभांश का लगता है। जितने लाभांश रहेंगे ना, पूरे लाभांश को, जो अगर लाभांश नहीं है, सुन लो, अगर तुम्हारे प्रश्न में लाभांश डिविडेंड नहीं है तो आप डीडीटी नहीं घटाएंगे, लाभांश है तभी घटेगा। और कितना घटेगा, 20%। जरा जोड़ी, कितना लाभांश है, 10,000, 20,000, 2,000, कितना हुआ कुल, 32,000। कितना, 32,000 का निकाल लीजिएगा 20%, 6,400, यही 6,400 आपका डीडीटी हो जाएगा। अब पूरा जोड़ी कितना आया, 10, 5, 15, 15, 10, 15, 20, 35, 35, 37, 37, 6, 43, 43,400 रुपया आपने इस रूप में दे दिया। अब कितना बचा, 1,16,600, इतना तुम्हारे पास अभी भी सरप्लस बचा है। यही रिजर्वेंट सरप्लस होगा और आप कंपनी के बैलेंस शीट में इसी को दिखा देंगे। दैट्स ऑल, धन्यवाद।